मसीही का तमाम ये कंबोधिलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, खबरों पर विश्लेषण शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें कि आज कौन सी बड़ी खबरें शो में शामिल की गई हैं। शुरुआत करेंगे मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून की विदाई करीब आ गई। कल से मॉनसून ऑफिशियली विदा होने लगेगा। मॉनसून विदा, फसलों पर क्या होगा असर, ये समझेंगे। इतना कर्ज क्यों ले रहे राज्य? उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में आया है। और भी एक राज्य है, कौन सा वो राज्य है, क्यों इतना कर्ज लिया जा रहा है, क्या इसका असर होगा, ये जानेंगे। सबसे ज्यादा लिए जा रहे कौन से कर्ज? अगर आम लोगों की बात करें, इस खबर में हम बात करेंगे पर्सनल लोन्स की। पर्सनल लोन्स के अंदर जो कर्ज लिए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन से कर्ज लिए जा रहे हैं, इनका क्या असर होगा। बॉन्ड यील्ड चढ़ी और महंगा होगा क्या कर्ज? सरकार जो कर्ज लेती है उसकी बॉन्ड यील्ड चढ़ गई है। सरकार सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली संस्था है। अगर सरकार के लिए ही कर्ज 7% के ऊपर मिल रहा है तो हमारा आपका कर्ज तो और महंगा हो सकता है। क्या ऐसे संकेत बन रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्या बाजार से, ये जानेंगे, समझेंगे। पेट्रोल डीजल बेचने पर कंपनियों को हो रहा नुकसान, ये तो होना ही था। कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के बेचने पर कंपनियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कीमतें वही हैं, कम कीमतें ना बढ़ रही हैं ना घट रही हैं। काफी लंबे समय से कीमतें स्थिर हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो अब सरकार क्या करेगी? चुनाव से ठीक पहले ये खबर कैसी है, इसकी पड़ताल करेंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर होगी चावल निर्यात पर रोक सरकार के गले फंसी। अब इसका फैसला WTO को करना है। देशों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्या उनके तर्क हैं, भारत क्या कर सकता है, WTO क्या फैसला दे सकता है, ये सब कुछ जानेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत मॉनसून के साथ। मॉनसून सीजन आधिकारिक तौर पर खत्म होने वाला है और इस बार पूरे सीजन के दौरान सामान्य के मुकाबले कम बरसात रह सकती है। अब तक बीते सीजन के दौरान औसत के मुकाबले 6% कम बरसात हुई है। 1 जून से 28 सितंबर तक देश भर में औसतन 811.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 861.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इस साल बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में सामान्य के मुकाबले बहुत कम बरसात हुई है। खरीफ फसलों के लिहाज से ये सभी राज्य महत्वपूर्ण भी हैं। सर, पूरे सीजन का अगर रिकैप करें, हम शुरुआत हुए थे ठीक ठाक बारिश से, फिर हमने देखा हिमाचल जैसे दृश्य देखे जहां बाढ़ आई, फिर हमने सूखा भी देखा। पूरे मॉनसून का अगर रिकैप किया जाए तो कैसा रहा इस साल का मॉनसून सीजन? पिछले कई दशकों में भारत का ये मानसून सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाला रहा, क्योंकि इस पर एल नीनो का असर था। अगस्त के महीने में हमने एल नीनो के असर के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में सूखा देखा। सितंबर में थोड़ा रिवाइवल हुआ, लेकिन तब तक फसलों की बुआई हो चुकी थी और इसलिए फसलों पर इसका के असर को लेकर स्पष्ट रूप से अभी आकलन उपलब्ध नहीं है। पर मानसून का जो आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मानसून सामान्य से कमज़ोर रहा है। लेकिन इस बार जो वर्षा का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन था या राज्यवार वितरण था, वो बेहद चौंकाने वाला था और इसलिए देश के एक बड़े हिस्से में सूखे जैसे हालात पूरे साल के दौरान बने रहे और एक बड़े हिस्से में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई। जो आंकड़े हमारे सामने मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं जो मानसून को, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि देश का उत्तर और पूर्वी हिस्सा, जहां से फसलों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, वहां पर बारिश की कमी रही है और उसका असर हमें इस बार पैडी की फसल पर दिखाई देगा। बुवाई के आंकड़े हमारे पास थे जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। धान की बुवाई आमतौर पर पिछले साल के बराबर रही है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो प्रमुख खरीफ की फसलें हैं उनकी सबकी बुवाई में कमजोरी आई है और उसका असर हमें अनाज के बाजार पर, खाद्य उत्पादों के बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सशक्त सेनाओं के सदस्यों के लिए डिसेबिलिटी पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों को डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आधार नहीं माना जाएगा। डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर कैग की रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इस पर नियमों में बदलाव किया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए गए इस बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। एक्स सर्विस मैन एसोसिएशन इस फैसले का विरोध कर रही है। सर, क्या मतलब है इस फैसले का, इस बदलाव को कैसे समझा जाए?
ये रक्षा मंत्रालय में काफ़ी चर्चित फैसला है और इसका विरोध भी भारत में जो पूर्व सैनिक हैं वो कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय अपने कर्मचारियों को, खासतौर से सैनिकों को, एक डिसेबिलिटी पेंशन देता है डिफेंस सर्विसेज के एम्प्लॉइज़ के लिए। और डिसेबिलिटी पेंशन में ऐसा पाया गया सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कि अधिकांश रूप से जो सेना के अफसर हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं और इसमें वे लाइफस्टाइल बीमारियों को भी शामिल करते हैं और उनके आधार पर भी पेंशन ली जाती है। सीएजी की रिपोर्ट ही थी शायद, उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इसकी पूरी प्रक्रिया बदली, 3 बड़े बदलाव किए। एक तो डिसेबिलिटी पेंशन की परिभाषा बदली, उसके कंप्यूटेशन का, उसकी गणना का तरीका बदला और उसे पहचान के तरीके में भी बदलाव किया गया। और इसका बड़ा असर जो सेना से रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उन पर पड़ा है और इसके बाद उन्हें बेहद सीमित विकल्पों के तहत ही डिसेबिलिटी पेंशन मिल पाएगी, जबकि पहले इसका दायरा काफ़ी बड़ा होने वाला था और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इस साल जून तिमाही के दौरान चालू खाते के घाटे में गिरावट देखने को मिली है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही के दौरान चालू खाते का जो घाटा है वो 9.2 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो जीडीपी का 1.1% है। पिछले साल जून तिमाही के दौरान चालू खाते घाटा 17.9 अरब डॉलर था। हालांकि चालू खाते के घाटे में गिरावट के बावजूद देश पर विदेशी कर्ज में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विदेशी कर्ज करीब 4 अरब डॉलर बढ़कर 629 अरब डॉलर हो गया है। सर, आगे क्या रुख दिख रहा है आपको? चालू खाते घाटे का नंबर अगर आप क्वार्टर के आधार पर देखें तो करीब 9.2 बिलियन डॉलर है, जो कि इससे पहले की तिमाही के आधार पर काफ़ी बड़ा है। पिछले साल की तुलना में तो कम है और इसलिए ये ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है क्योंकि जो इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही थी, जिसको हम Q1 कहते हैं, उसमें 1.3 बिलियन डॉलर था और यहाँ से 9.2 बिलियन डॉलर, 9.2 अरब डॉलर हो गया है। और यही वो भारत की समस्या का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चालू खाते के घाटे में भारत में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी के अंतर को करंट अकाउंट डेफिसिट के तौर पर माना जाता है और इसे जीडीपी के अनुपात में नापा जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, सबसे बड़ा हिस्सा, वो भारत का व्यापार घाटा है। भारत के व्यापार घाटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और उस समय भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है 9.2%, जब भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या भारत का निर्यात बुरी तरह टूटा हुआ है। रुपए की कमजोरी के कारण आयात सामान्य से ज़्यादा है, वैल्यू टर्म्स में भी और वैसे भी मात्रा के मामले में भी भारत का आयात तेज़ी से बढ़ा हुआ है। व्यापार घाटे का बढ़ने के साथ चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी सरकार के लिए और रिजर्व बैंक के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक भी अपनी पूंजी निकाल रहे हैं। उसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड यील्ड में बदलाव है, जिस पर हम इसी कार्यक्रम में आपसे बात करेंगे। तो आप ये समझ पाएंगे कि चालू खाते के घाटे को बढ़ाने वाले जितने भी फैक्टर मौजूद हैं, जितने भी कारक मौजूद हैं, वो सब एक साथ सक्रिय हो गए हैं। कच्चे तेल की महंगाई सामने है, रुपए की कमजोरी है, भारत को ज़्यादा आयात करना पड़ रहा है, निर्यात कमज़ोर है और विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये आंकड़ा रिजर्व बैंक के माथे पर बल डालने वाला है और सरकार के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन की चुनौतियां बढ़ाएगा। खर्च चलाने के लिए राज्यों की तरफ से कर्ज उठाने के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल दिसंबर तिमाही के दौरान उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की तरफ से भारी कर्ज उठाया जा सकता है। दिसंबर तिमाही के दौरान उत्तर प्रदेश अकेले 31,500 करोड़ रुपए और कर्नाटक करीब 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठा सकते हैं। सर, राज्यों की बढ़ती उधारी क्या बता रही है, क्या संकेत दे रही है? जो आंकड़े हमारे पास कैलेंडर आया है, सामने उपलब्ध है, उस कैलेंडर में 2 राज्य उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कर्ज के कार्यक्रम में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि बाकी पिछले क्वार्टर की तुलना में राज्यों के कर्ज में कमी आई है, पर बड़े राज्य हैं। तमिलनाडु 67,000 करोड़ की बारोइंग कर रहा है, महाराष्ट्र भी लगभग इतनी ही कर रहा है, वेस्ट बंगाल भी 57,000 करोड़ की बारोइंग कर रहा है, आंध्र भी 47,000 करोड़ की कर रहा है, पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में ज़्यादा कर्ज लेने की तैयारी की है। और ये बताता है कि इन राज्य सरकारों के खर्च और राजकोषीय घाटे में आने वाली तिमाही में बढ़ोतरी होगी। और ये स्पष्ट रूप से संकेत दिखता है, क्योंकि अगर कोई राज्य सरकार ज़्यादा कर्ज का कार्यक्रम बनाती है तो इसका मतलब है कि उसका हिसाब बिगड़ा हुआ है अगले 3 महीने के लिए, और अगले 3 महीने में राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होगी। पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि ये कर्ज की बढ़ोतरी उस समय हो रही है जब भारत में बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड हाई के ऊपर हैं। कर्ज की दरें, ब्याज की दरें सरकारों के लिए कर्ज और ब्याज की दरें ज़्यादा हैं। जब केंद्र सरकार के बॉन्ड्स पर ही बॉन्ड यील्ड 7% के उससे ऊपर है, तो राज्य सरकारों की जिनकी वित्तीय परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, जिन्हें आमतौर पर बैंक महंगे दर पर कर्ज देते हैं, उनके लिए आने वाले समय में कर्ज की दर और ज़्यादा होने वाली है ये इस स्थिति में। और अब अगले 3 महीने 6 महीने जबकि चुनाव के हैं, टैक्स के कलेक्शन में कितनी बढ़ोतरी होगी,
राज्य सरकारों को कितना लाभ मिलेगा ये देखना होगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ ध्यान रखने वाला है कि जिस दिन से राज्य सरकारों को जीएसटी के हिस्से में के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ख़त्म हुई है, यानी वो जो बीमा था 5 साल का वो बंद हुआ है, और जब उसके बाद से राज्य सरकारों के खजानों पर दबाव बढ़ रहा है और उन्हें और ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है। इस साल के अंत तक बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज की मांग घटने की संभावना जताई जा रही है। क्रिसिल का एक अनुमान आया जिसके मुताबिक 23-24 के अंत में बैंक क्रेडिट ग्रोथ घटकर 13 से 13.5% रह सकती है। ध्यान रहे ये भी कम नहीं है, 13% की दर से अगर कर्ज बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगले वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट ग्रोथ में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि FY25 में क्रेडिट की ग्रोथ 13.5-14% हो सकती है। इस बीच अगस्त के दौरान पर्सनल लोन सेगमेंट में कर्ज की मांग बढ़ी है। क्रेडिट कार्ड का कुल आउटस्टैंडिंग कर्ज 2,17,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो अगस्त 2022 की तुलना में 30% ज्यादा है। सर, क्या ट्रेंड बता रहा है और सबसे ज्यादा कर्ज लिए कौन से जा रहे हैं? कर्ज का आंकड़ा भारतीय कर्ज बाजार की तबीयत अच्छी ना होने का संकेत है। कर्ज की अगर आप कर्ज की बढ़ोतरी के आंकड़े को देखें तो हमें अर्थव्यवस्था में बेहतर तस्वीर का संकेत देता है। 13% 14% की ग्रोथ रेट है, लेकिन जब इसके भीतर जाए तो आपको दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड और पर्सनल लोन्स में बढ़ोतरी हो रही है अगस्त के महीने में। उनमें भी जो एजुकेशन लोन है, ज्वेलरी लोन है और क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए कर्ज हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और ये वो हिस्सा है जो रिजर्व बैंक और बैंकों के लिए लगातार चिंता का विषय है। अभी हाल में भारत में आम परिवारों की जमा के, बचत के और कर्ज के आंकड़े आए थे। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय लोग कर्ज लेकर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बल्कि भारत में त्योहारों के दौरान कम आय वर्ग वाले लोग भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कर्ज पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए ये जो कर्ज की बढ़ोतरी हमें दिखती है पर्सनल लोन सेगमेंट में, करीब 28% की ग्रोथ रेट है रिटेल क्रेडिट में, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सिक्योर्ड क्रेडिट का होगा। ये हिस्सा आने वाले समय में बैंकों के लिए NPA की वजह बन सकता है। सरकारी बॉन्ड की यील्ड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 2023 की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। बॉन्ड यील्ड 7 बेसिस पॉइंट बढ़कर 7.24% पर पहुंच गई। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि भारत की सरकार जब बाजार में 10 साल के लिए कर्ज लेने जा रही है तो उसको 7.25% पर कर्ज मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड में हो रही ये बढ़ोतरी भविष्य में ब्याज दरों की बढ़ोतरी का संकेत है। इस बीच भारत और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड के बीच का जो अंतर है वो 17 साल के निचले स्तर पर आ गया है, और ये अंतर ऐसे समय में कम हुआ है जब भारतीय बॉन्ड विदेश के इंडेक्स में लिस्ट होने जा रहे हैं। सर, इस तेजी को कैसे समझा जाए? बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी सरकार के उस आंकड़े को, जो कि अभी हमने आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि 6.55 लाख करोड़ रुपए की बारोइंग सरकार करने वाली है, उस रोशनी में देखा जाना चाहिए। बाजार और सरकार दोनों के लिए बॉन्ड यील्ड की बढ़ोतरी के कई महत्वपूर्ण संकेत हैं। पहला संकेत तो ये कि भारत में महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहेगी, रिजर्व बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखेगा। बॉन्ड बाजार ये संकेत दे रहा है, ये इशारा दे रहा है, और इसलिए वो सरकार को, जिसकी सॉवरेन साख है, संप्रभु साख सबसे ज़्यादा है, उसे भी 7.2% के कर्ज के दर पर ब्याज दे रहा है, जिसकी साख सबसे अच्छी है। तो पहली चीज़ समझना ज़रूरी कि आप और हम लोग और सामान्य लोग जिनको कर्ज चाहिए वो मान के चलें कि ये जो चढ़ाई है कर्ज की, ये अभी जारी रहेगी। उन्हें और लंबे समय तक 10, 11, 12% दहाई के अंकों की खुदरा की कर्ज दर या रिटेल की कर्ज दर का सामना करना पड़ेगा, और 7% से ऊपर की बॉन्ड यील्ड बैंक कॉर्पोरेट के लिए, कंपनियों के लिए बहुत सारी और चुनौतियां लेकर सामने आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत इस बात का यहाँ से भी है कि भारत की बॉन्ड यील्ड और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड के बीच में जो फ़र्क है वो ये दिख रहा है कि अमेरिका के बॉन्ड्स में अभी बेहतर रिटर्न उपलब्ध है, अगर आप रुपए की अवमूल्यन को आधार बनाकर देखें। और यही वो वजह है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, और चूंकि भारतीय बाजार में अमेरिका का सस्ता कर्ज आता था और उससे बेहतर रिटर्न मिलते थे, ये प्रक्रिया भी अब रुकती दिखाई दे रही। तो बॉन्ड यील्ड दोनों तरफ से, भारत के विदेशी मोर्चे पर और भारत के देशी मोर्चे पर भी चुनौती का संकेत दे रही है। अब निगाहें रिजर्व बैंक के ऊपर होंगी कि रिजर्व बैंक आने वाले कुछ महीनों में क्या करने वाला है। हालांकि उम्मीद यही है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा, लेकिन रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कमी की भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। 7% के आसपास की कर्ज दर अगर केंद्र सरकार के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकारों को किस ब्याज दर पर कर्ज मिल रहा होगा। 8 से 9-10% के आसपास भी कई राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब होना और भी महंगा कर्ज मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से भारतीय तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर नुकसान होने लगा है। नोमुरा की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि तेल कंपनियों के लिए पेट्रोल डीजल की बिक्री का पर अंडर रिकवरी बढ़कर 7 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यानी कि
1 लीटर तेल अगर कंपनी बेच रही है तो उसको 7 रुपये 40 पैसे का नुकसान हो रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड का भाव $97 प्रति बैरल पहुंच गया था। फिलहाल जब आप बात कर रहे हैं तो $93 के ऊपर अभी भी ये भाव बना हुआ है। सर, तेल कंपनियों के नुकसान के बीच अब सरकार क्या करेगी? सरकार के लिए चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी चुनौती है। तेल कंपनियों के नुकसान के बाद अब सरकार किसी भी स्थिति में तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं कर सकती। और अगर केंद्र सरकार को अब कीमतें नहीं भी करनी और यही स्तर जारी रखना है, बढ़ोतरी नहीं करनी है, अब यहाँ नौबत तो बढ़ोतरी, क्योंकि 7 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। अगर तर्कसंगत तौर पर भारत में चुनाव प्रभाव से मुक्त एपीएम या ऑटोमेटिक प्राइस कंट्रोल सिस्टम लागू होता है, जिसका दावा किया जाता है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार मूल्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ी होती हैं, तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी होनी चाहिए थी। 6 से 7 रुपये लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी होनी चाहिए थी, जो सरकार नहीं होने देगी क्योंकि चुनाव सामने है। पर ऐसी स्थिति में कमी की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। और अब चूंकि कच्चे तेल की तेजी थोड़ी लंबी चलनी है, जिसे हम बार बार आपको बता रहे हैं, और इसमें बढ़ोतरी भी होती जानी है, इसलिए तेल कंपनियों के बैलेंस शीट पर इसका बुरा असर भी पड़ेगा। सरकार ने भी हाल में भी एलपीजी पर सब्सिडी में बढ़ोतरी की थी, 200 रुपये की कीमतों में कमी की थी। उसके बाद ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि एलपीजी को लेकर सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। लेकिन अब तो नौबत ये है कि तेल कंपनियां सरकार से अंडर रिकवरी के बदले भी पैसा मांग सकती हैं, या फिर इस बात पर दबाव बना सकती हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। भारत की तरफ से चावल निर्यात पर लगाई गई रोक का विरोध अब दुनिया के कई देश करने लगे हैं। इस हफ्ते विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में हुई बैठक के दौरान अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश और कनाडा ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर भारत की निंदा की है और कहा है कि भारत के प्रतिबंध की वजह से दुनिया भर में ज़रूरतमंद देशों में अनाज की किल्लत हो गई है। भारत ने जुलाई में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अगस्त में बासमती चावल के निर्यात पर भी न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त थोपी थी। सर, जो देश विरोध कर रहे हैं, इनका तर्क क्या है, मांग क्या है इनकी? ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं। G20 की बैठक जब भारत में चल रही थी, जब शिखर सम्मेलन चल रहा था, उसी दौरान उससे पहले भारत ने चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। और हमने आपको मनी सेंट्रल ने बताया था कि कूटनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए इस फैसले का बचाव करना और इस फैसले को बगैर किसी विरोध के लागू कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया के WTO के कानून की व्यवस्थाओं में भारत दुनिया के फूड मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है और भारत की जिम्मेदारी भी मानी जाती है कि वो फूड मार्केट में सप्लाई करे। और वही बात घूम कर आ गई। यूरोपियन देशों ने, कनाडा ने और अमेरिका ने भारत को इस मामले पर घेर लिया WTO में। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों का और अन्य देशों का आरोप यह है कि भारत में चावल का पर्याप्त उत्पादन है, यानी धान का पर्याप्त उत्पादन है, चावल की उपज ठीक है। उन्होंने आंकड़ा देते हुए बताया है WTO में शिकायत में कि भारत की सरकार ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड 134 मिलियन टन चावल का उत्पादन होगा और 36 मिलियन टन का स्टॉक 2023-24 की अवधि के लिए सरकार के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में भारत ने चावल का निर्यात रोककर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को और दुनिया में खाद्य महंगाई बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया है और खाद्य संकट पैदा किया है। और ये बहस अब पूरी दुनिया में अलग अलग मोर्चों से उठना शुरू हुई है और ये अब WTO के मोर्चे तक, WTO की अदालत तक भी पहुंच गई है। सर, भारत की तरफ से आपको क्या लगता है, इन तर्कों के बाद अब भारत भी जवाब देगा? क्या जवाब दिया? भारत की तरफ से जवाब की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि WTO की एक एग्रीकल्चर कमेटी है जिस कमेटी के सामने मामला गया है। इंडिया का ये कहना है कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भारत ने निर्यात पर पाबंदी नहीं लगाई है बल्कि भारत का एक रेगुलेशन है। भारत को जो अधिकार WTO के तहत मिले हैं अपने देश के लोगों की फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए, उस खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए भारत ने चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई है। मामला समझना इसलिए ज़रूरी है, पेचीदगी ये है कि भारत क्योंकि WTO नियमों के तहत खाद्य व्यापार को लेकर नियम थोड़े सामान्य चीज़ों से अलग हैं। दुनिया के प्रमुख निर्यातक देशों को बाजार में खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था को संतुलित रखने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है और भारत दुनिया का सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। इसलिए भारत के लिए से ये अपेक्षा की जाती है कि बाजार को चावल देगा। अब दुविधा ये है, अंतर्राष्ट्रीय छवि एक तरफ है और घरेलू बाजार की महंगाई दूसरी तरफ है। देश की खाद्य पॉलिसी इन दो चीज़ों के बीच में फंस गई है। अगर भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि देखनी है और दुनिया का फूड सप्लायर बने रहना है तो उसे निर्यात खोलना पड़ेगा, लेकिन उसका असर भारतीय बाजार में महंगाई के तौर पर दिखाई देगा जो पहले से मौजूद है। हालांकि भारत ने केस बाय केस बेसिस पर कुछ देशों के लिए
चावल का निर्यात खोलने के संकेत भी दिए, जिसमें सिंगापुर और दो देश और है, लेकिन मामला थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ सा दिखाई दे रहा है। और शायद घरेलू स्तर पर भी चीज़ें सही नहीं है। यही वजह है कि सितंबर के पहले पखवाड़े में आमतौर पर सरकार की तरफ से खरीफ का उत्पादन कितना होगा इसका पहला पूर्वानुमान आ जाता था। अब आप देखिए पूरा सितंबर निकल गया, मानसून विदा हो गया, तमाम आंकड़े आ रहे हैं बुआई के, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से पहला पूर्वानुमान नहीं आया कि देश में चावल पैदा कितना होगा। सर, अब दोनों के तर्क वितर्क हो गए, अब जज साहब फैसला क्या देंगे? WTO क्या फैसला दे सकता है? सारी निगाहें शुभम WTO की जो एग्रीकल्चर कमेटी उस पर होगी जहां ये मामला पहुंच गया। और अब चूंकि दुनिया के बड़े देश भारत को इस मामले पर घेर रहे हैं, हमने सुना था कि WTO में भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, चीज़ें थोड़ी सेटल हुई हैं, लेकिन चावल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया के देश एकदम भारत के खिलाफ लामबंद हो गए हैं WTO में। अब WTO की अदालत से ये फैसला आएगा, ये पता चलेगा कि भारत को WTO ने इस मामले में क्या निर्देश दिए हैं। हालांकि भारत के पक्ष का मानना है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर उसके पास इतने अधिकार हैं कि वो निर्यात के लिए, उसे निर्यात खोलने के लिए उस पर दबाव न बनाया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO में जो पेशबंदी होगी उससे निपटने की तैयारी करनी होगी। WTO इस मामले की सुनवाई करके शायद अगले 2 हफ्तों में अपना रुख स्पष्ट करेगा। इधर इंतज़ार इस बात का भी है कि भारत में खरीफ उत्पादन के आकलन आएंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। गेहूं, चावल और प्याज के बाद अब सरकार चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। निर्यात पर रोक 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए चीनी वर्ष 23-24 के लिए लागू हो सकती है। इस साल देश में चीनी उत्पादन करीब 3% घटकर 317 लाख टन रहने का अनुमान है और घरेलू मांग सप्लाई की स्थिति को देखते हुए सरकार निर्यात पर रोक लगा सकती है। सर, आपको लगता है ये प्रतिबंध अभी भी चल ही रहा है, अभी भी निर्यात पर रोक है, आगे भी जारी रह सकती है? खरीफ में गन्ने का की बुआई का जो आंकड़ा आया वो किसी तरह से सरकार को इस बात की छूट नहीं दे पा रहा है, या सरकार इस स्थिति में नहीं होगी कि वो चीनी के निर्यात को खोले। और चीनी एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ कीमतों में बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। और चूँकि त्यौहार और चुनाव एक साथ हैं तो चीनी के निर्यात में को खोले जाने की गुंजाइश तो नहीं लगती। बल्कि अगर आपको याद हो तो सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में मिलों से अतिरिक्त तौर पर बाजार में चीनी का कोटा जारी करने के लिए कहा था, क्योंकि बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ने लगी थी। सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX की कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म यानी CDP को लॉन्च करने की योजना पर फिलहाल अस्थायी तौर से रोक लगा दी। MCX ने शेयर बाजारों को जानकारी दी थी कि वह वेब आधारित कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म 3 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है, लेकिन सेबी के इस फैसले के बाद अब यह प्लेटफॉर्म 3 अक्टूबर को शुरू नहीं हो पाएगा। गुरुवार को MCX का शेयर 9% से ज़्यादा चढ़ गया था, लेकिन इस खबर के बाद आज शेयर बाजार में 9% ये शेयर टूट गया। सर, क्यों अस्थायी तौर से रोक दिया सेबी ने? कंपनी जब कह रही थी हम लॉन्च कर देंगे। काफ़ी उथल पुथल भरा फैसला था और बाजार में आज से काफ़ी गतिविधियां दिखाई पड़ी। 2-3 अलग अलग चीज़ें समझ में आई। एक तो ये माना जा रहा है कि शायद कमोडिटी डेरिवेटिव से बाजार में महंगाई बढ़ने में मदद मिलेगी, और ऐसा मान रहे हैं नियामक किस समय, जबकि कमोडिटीज़ के प्राइसेस पहले से ऊपर हैं, डेरिवेटिव को बीच में लाने से बाजार में कीमतें और बढ़ने की संभावना बनती दिखाई देगी। दूसरी बात ये पता चली कि चेन्नई की फाइनेंशियल मार्केट एंड अकाउंटेबिलिटी नाम की एक NGO है जिसने MCX में डेटा की चोरी और आंकड़ों की सूचना सुरक्षित न होने के मामले पर आरोप लगाए थे, और ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाला है। ये भी एक मामला है, ये भी माना जा रहा है कि इसकी वजह से सेबी ने रोका होगा। हालांकि तकनीकी तौर पर बताया गया कि तकनीकी मुद्दों के कारण, मामलों के कारण से रोका गया है। इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में अभी पूरा काम नहीं हो पाया, इसका परीक्षण नहीं हो पाया है, और जो कंपनी इसे बना रही है उसने इसे पूरी तरह से तैयार होने की सूचना नहीं दी है। लेकिन बहरहाल MCX के ट्रेडर्स के लिए जहां लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कमोडिटीज़ में डेरिवेटिव ट्रेडिंग मिलेगी का मौका मिलेगा, उनके लिए एक बड़ा झटका है। और यही वजह थी कि आज शेयर बाजार में MCX के स्टॉक में तेज गिरावट दिखाई दी। अमेरिका में शटडाउन होगा या नहीं, इसका फैसला होने में अब सिर्फ 24 घंटे का समय बाकी रह गया। ऐसे में सरकार से लेकर नियामकों तक सब सकते में है। IMF का तो कहना यह है कि अमेरिका में अगर शटडाउन के हालात बने तो बड़ा संकट आ सकता है, इसे हर हाल में रोकना चाहिए। सर, किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं अमेरिका में? अब फिर मामला घूमकर दोनों राजनीतिक समूहों के बीच में आ गया है, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच, जिनके बीच अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था बुरी तरह फंसी हुई है। अमेरिका की सीनेट की तरफ से तो प्रस्ताव पारित भी किया गया। सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां US हाउस के जो रिपब्लिकन स्पीकर हैं केविन मैकार्थी पर है, और केविन मैकार्थी ने
समय के विरुद्ध दौड़ते हुए दोनों राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाकर सहमति बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये इस कोशिश के तहत मैकार्थी ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के साथ बात की। अभी स्पष्ट रूप से इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कोई सहमति बनेगी, लेकिन समय कम है और ये माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस के दखल और राजनीतिक रूप से शायद आज शाम तक किसी तरीके की एक सहमति निकल आए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म सहमति बनाई जा सकती है जिसके से अगले 15 दिन के लिए थोड़े बहुत फंड रिलीज़ किए जा सकें। करीब 1.59 ट्रिलियन डॉलर के आसपास के फंड रिलीज़ करने की सहमति बन सकती है ताकि ये शटडाउन रोका जा सके। लेकिन खतरे ज़्यादा हैं शटडाउन के और उसकी आशंका चारों तरफ दिख भी रही है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। करीब 3000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के लिए एजेंसियों ने 6 इंश्योरेंस कंपनियों को टैक्स नोटिस भेजा है। इन कंपनियों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नाम भी शामिल है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर आरोप है कि उसने जुलाई 2017 से मार्च 2022 के दौरान 1729 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। जुलाई 2017 में ही जीएसटी को लागू किया गया था। इमारतों के भीतर मोबाइल कवरेज बेहतर बनाने के मकसद से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने इंडस्ट्री से सुझाव मांगे हैं। ट्राई ने सभी संबंधित हितधारकों से इमारतों के लिए रेटिंग मापदंड को लेकर राय मांगी है। अमेज़न को यूरोपियन यूनियन के तकनीकी नियमों के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोर्ट का सपोर्ट मिल गया है। अप्रैल में यूरोपियन यूनियन के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने अमेज़न के साथ 18 दूसरे प्लेटफॉर्म पर सर्च इंजन को BLOP के रूप में नामित किया गया था। उसी के बाद अमेज़न ने जुलाई में लग्जमबर्ग स्थित इस जनरल कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? चलते चलते एक और खबर अडानी समूह के साथ। अडानी समूह से पहले बड़े निवेशक की वापसी शुरू हो गई है। उसने बिकवाली शुरू की है। अबू धाबी की IHC ने, जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, उसने अडानी समूह की 2 फर्म्स में, अडानी एनर्जी सोल्यूशन और अडानी ग्रीन में बिकवाली की है। ये वो समूह है जिसने 2022 में करीब $2 बिलियन का निवेश किया था और इस साल जनवरी में $400 मिलियन का निवेश किया था अडानी समूह की कंपनियों में। लेकिन अब अबू धाबी का IHC अडानी समूह से नुकसान उठाकर बाहर निकल रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली मुलाकात अब आपसे थोड़े ज़्यादा दिनों के बाद होगी। अगली मुलाकात आपसे होगी मंगलवार को 3 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, अवकाश है, तो मंगलवार को हम लेकर आएंगे मनी सेंट्रल का नया संस्करण। अभी से मुझे लग रहा है वो संस्करण थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 3 दिन की ये खबरें, फिर चौथे दिन की खबरें, पूरी टीम ढूंढेगी, बनाएगी, तो शो बड़ा होगा। लेकिन हर खबर लेकर आएंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले आप मुझसे और अंशुमान जी से मिलेंगे रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर, वहाँ क्या खास होगा इस बार? इस बार इकोनॉमिकम में हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जो आप सबके दिमाग में, जो लोग करीब से भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को देख रहे हैं, उन्हें हाल इस सप्ताह के एक सबसे बड़े घटनाक्रम ने जरूर छुआ होगा। वह भारत सरकार के बॉन्ड्स का अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना। तरह तरीके की चर्चाएं हम आपको विस्तार से बताएंगे भीतर जाकर कि इसका मतलब क्या है और क्या भारत इसके एक बड़े जोखिम की तरफ बढ़ रहा है या भारत के लिए बड़ा अवसर होने वाला है। विस्तार से समझिएगा, क्योंकि ऐसा कई दशकों बाद हो रहा है। लगभग ऐसी ही परिस्थिति 1993 में बनी थी, जब भारत ने इक्विटी मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए खोला था और अब भारत सरकार के बॉन्ड विदेशी निवेशकों के आईने में विदेशी निवेशकों की कसौटी पर कसे जाएंगे। और क्या क्या कसौटी पर कसा जाएगा, क्या हुआ है पिछले एक हफ्ते में ऐसा जो भारत के सरकार के बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में शामिल होने की कोशिशों के बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। विस्तार से समझें इस पूरी प्रक्रिया को इस बार इकोनॉमिकम में आप समझिए ये। लेकिन इससे पहले इस वीकेंड को आपके खास बनाने के लिए एक खास पेशकश हम लेकर आएंगे। आज 1 तारीख है। आपको पता है कि हर महीने की 1 तारीख को ये शो आता है, लेकिन इस बार 1 तारीख थोड़ी ज़्यादा खास है। एक तो इस वजह से खास है क्योंकि वो शो है, और ख़ास इसलिए भी है कि बहुत कुछ इस 1 तारीख से बदल रहा है। क्या कुछ बदल रहा है, देखिए झलकियाँ। पहले देख लीजिए कि आप कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं, तभी फिर नया निवेश कीजिएगा। क्योंकि सेबी की नज़र में अब एसएमई क्षेत्र पे काफी ज्यादा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने पिछले वित्त वर्ष की जो रिटर्न है वो फाइल कर दी है। सेबी ने नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया। मेरे आधार से मेरा बैंक अकाउंट लिंक है, मेरा पैन नंबर लिंक है। खुश है जमाना, आज 1 तारीख है। चलिए, तो हैप्पी वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड है, घूमिए फिरिए, लेकिन मनी 9 के साथ अपने रहिए। अपना मोबाइल में मनी 9 को देखते रहिए, क्योंकि 1 तारीख आएगा, इकोनॉमिकम आएगा, बहुत कुछ खास और भी तैयार किया है आपके लिए इस वीकेंड पर। दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।